चलिए आज हम बात करेंगे खाद्य श्रृंखला या फूड चेन। और उसके बाद बात करेंगे खाद्य जाल, फूड वेब के बारे में। बहुत सारी चीजें तो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, पर यहाँ हम उसके सिग्निफिकेंस और एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। और पर्यावरण की दृष्टि से इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये कैसे हमारे इकोसिस्टम को स्टेबल रखता है, वो समझना जरूरी है आपके लिए। जो खाद्य श्रृंखला है असल में क्या है? फूड चेन, चेन का मतलब एक सीधी सी लाइन, एक सीधी सी लाइन। और जब उस हिसाब से कोई सिस्टम काम करता है, खाने का सिस्टम, तो यहाँ पे हम किस तरह के खाने के सिस्टम की बात कर रहे हैं? जो उत्पादक होता है उसको कौन खाता है? शाकाहारी लोग खाते हैं, और शाकाहारी का भक्षण मांसाहारी करते हैं। छोटा सा उदाहरण है कि अगर घास है तो घास को हिरन ने खाया और हिरन को शेर ने खाया। ये एक सीधी श्रृंखला है, एक चेन है, सीधी लाइन है, इसलिए इसको हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। आइए इसको और थोड़ा सा समझते हैं। एक आउल का फूड चेन क्या होगा? प्लांट एक प्रोड्यूसर है, तो प्लांट को इंसेक्ट ने खाया। इंसेक्ट का मतलब हर्बीवोरस या कंज्यूमर, जो हमने कल बात किया था। इंसेक्ट को माउस ने खाया। माउस क्या है? वो ओमनीवोरस है या कंज्यूमर है? ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। और माउस को आउल ने खाया, एक कार्निवोरस है और एक कंज्यूमर है। ये एक लाइन में है। ये तय है कि प्लांट को इंसेक्ट खाएगा, फिर इंसेक्ट को माउस खाएगा और माउस को आउल खाएगा। असल में ऐसा होता नहीं है। कई बार आउल माउस को भी खाता है, और आउल जो है ये दूसरे भी जीवों का भक्षण करता है, तो वो एक जटिल संरचना हो जाती है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी फूड चेन पर ही फोकस करते हैं। तो असल में ये जो फूड चेन है, ये पाथ ऑफ एनर्जी को शो करता है। क्या पाथ ऑफ एनर्जी होनी चाहिए? बताता है फ्रॉम वन लिविंग टू अनदर। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि डिकम्पोजर्स या बैक्टीरिया किसी भी फूड चेन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। उसके बिना फूड चेन कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि वही अंत में जाकर मृत चीजों का अपघटन करते हैं। यहाँ हमने चित्र में दिखाया है कि जो फूड चेन है वो किसी भी सिस्टम में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को शो करता है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, कि कहाँ से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, किस में हो रही है। यहाँ पौधे से इंसेक्ट में हुई, इंसेक्ट से चूहे में हुई, चूहे से बिल्ली में हुई, बिल्ली से बाज में हुई, और बाज से डिकम्पोजर्स में हुआ। और कल हमने लिंडमैन्स लॉ पढ़ा था कि ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है सिर्फ 10% होती है। यहाँ जितनी ऊर्जा है, मान लीजिए 10,000 किलो कैलोरी है, तो ये पहुंचते पहुंचते यहाँ पर 1,000 किलो कैलोरी ही पहुंचेगी। और ये जो ऊर्जा यहाँ पे पहुंचेगी तो कितनी होगी? 100 होगी, 100 किलो कैलोरी। ये यहाँ से पहुंचेगी तो 10 किलो कैलोरी, और यहाँ से पहुंचेगी तो 1 किलो कैलोरी, और यहाँ से जो एनर्जी पहुंचेगी वो 0.1 किलो कैलोरी। हमेशा सिर्फ 10% ही ऊपर जाता है। इसको लिंडमैन्स लॉ या 10% रूल कहते हैं। जो प्रकृति में खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहला, ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग का क्या मतलब? चरना, चारण, जो चरते हैं, खाते हैं। और ये जो खाद्य श्रृंखला है ग्रेजिंग फूड चेन, हरे पौधों से शुरू होकर पहले शाकाहारी फिर मांसाहारी तक जाती है। अगर हम जलाशयों में मिलने वाला अगर फूड चेन देखें, तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स है उसको जू प्लैंक्टन्स खाते हैं, और जू प्लैंक्टन्स को मछली खाती है। ये ग्रेजिंग फूड चेन है। एक जलाशय में, मैरीन इकोसिस्टम में पाई जाने वाली एक छोटी सी खाद्य श्रृंखला है। सिंपल चीजें हैं। और अगर घास या ग्रासलैंड की बात करें तो घास को खरगोश ने खाया, खरगोश को लोमड़ी ने खाया। तो ये जो सीक्वेंस है वो
वो घास स्थल या ग्रास लैंड में पाई जाने वाली ग्रेजिंग फूड चेन का एक उदाहरण है। आइए हम जो चारण खाद्य श्रृंखला है या ग्रेजिंग फूड चेन है उसको दो भागों में बांटते हैं। ये इसके दो हिस्से हैं, दो तरीके हैं, दो प्रकार हैं। पहला प्रकार है प्रीडेटर चेन। प्रीडेटर चेन, परभक्षी श्रृंखला। ये क्या है? ये पादपों से प्रारंभ होकर पहले छोटे जंतुओं में जाती है, फिर उसके बाद बड़े जंतुओं में जाती है। और जो पैरासिटिक है वो क्या है? ये पादपों से प्रारंभ होकर बड़े जीवों से होते हुए छोटे जीवों में जाती है। इसका क्या मतलब है? देखिए, जो प्रीडेटर चेन है यहाँ पे देखिए, प्रोड्यूसर, इसे प्राइमरी कंज्यूमर खाया, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर डिकम्पोजर्स। ये हो गया आपका सिंपल प्रोड्यूसर चेन। और जो पैरासिटिक चेन है उसका उदाहरण ये है। जेब्रा, अगर जेब्रा की डेथ होती है तो उसे निमेटोड्स खाते हैं, और उसके बाद उनको बैक्टीरिया खाते हैं, और उसके बाद इसको वायरस खाते हैं। तो ये पैरासिटिक चेन हो गया। एक और फूड चेन होता है जो कि डेट्रिटस फूड चेन होती है, और इसकी शुरुआत होती है मृत कार्बनिक पदार्थों से। मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होकर खाद्य रूप में, फिर सूक्ष्म जीवों से होकर सूक्ष्म जीवों के प्रीडेटर्स तक जाती है। ये है डेट्रिटस फूड चेन। असल में ये मृत कार्बनिक पदार्थों पर डिपेंड करती है। तो मृत कार्बनिक पदार्थ क्या हो गए? जैसे मान लीजिए पेड़ से पत्ता गिरा, और जब पत्ता पूरा सूख गया तो वो क्या बन गया? डेड लीव्स। ये उस फूड चेन का हिस्सा शुरुआत हुई। जब पत्ता एकदम सूख जाता है, मृत हो जाता है, उसकी सारी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, यहाँ इस फूड चेन की शुरुआत उससे होती है। उस डेड लीव्स को कौन खाए? वुडलूस। वुडलूस क्या होंगे? वो जो कीड़े आप देखते हैं ना, पेड़ों की टहनियां जो एकदम सूख जाती हैं, उसके अंदर छोटे छोटे काले रंग के कीड़े होते हैं या हल्के ब्राउनिश कलर के कीड़े होते हैं, वो इन्हीं डेड लीव्स को खाती हैं। और ये जो वुडलूस है या ये जो छोटा कीट है, इसको ब्लैक बर्ड ने खाया। तो डेट्रिटस फूड चेन का उदाहरण है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। थोड़ा डिफरेंस भी देख लेते हैं कि डेट्रिटस और ग्रेजिंग फूड चेन में अंतर क्या है। जो डेट्रिटस फूड चेन है ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से स्टार्ट होता है, जो कार्बनिक पदार्थ मृत हो जाते हैं। तो ये मान लीजिए कोई मृत कार्बनिक पदार्थ है, उसको किसने खाया? प्राइमरी डेट्रिटस ने खाया, फीडर्स ने खाया। उसको फिर इन प्राइमरी डेट्रिटस फीडर्स को किसने खाया? सेकेंडरी डेट्रिटस फीडर ने खाया। तो ये हो गया आपका इस फूड चेन का उदाहरण। ग्रेजिंग फूड चेन का क्या उदाहरण है? मान लीजिए प्राइमरी उत्पादक यहाँ पे क्या है? कैबेज। इस कैबेज को खाया कैटरपिलर ने, और इस कैटरपिलर को खाया इस थ्रश ने, इस चिड़िया ने खाया। तो ये हो गया आपका ग्रेजिंग फूड चेन का उदाहरण। ये थोड़ा सा और बेहतर तरीके से इस फूड चेन को समझते हैं। जितनी भी फूड चेन है या तो जमीन पे होंगे या पानी के अंदर होंगे। जो जमीन के अंदर होंगे वो टेरेस्ट्रियल फूड चेन्स के हिस्से होंगे, और जो मरीन के होंगे मतलब पानी के अंदर होंगे। ये पिक्चर हमने पियर्सन एजुकेशन से लिया है, साभार पियर्सन एजुकेशन। तो इसका उदाहरण इस चित्र में बहुत अच्छा से दिखाया गया है कि मान लीजिए टेरेस्ट्रियल फूड चेन है, प्लांट को हर्बिवोरस ने खाया, छोटे कीट ने, इस छोटे कीट को रैट ने खाया कार्निवोरस, रैट को स्नेक ने खाया, और स्नेक को बाज ने खाया। और अगर मरीन में होगा, पानी के अंदर होगा, समुद्र के अंदर होगा, तो पहले फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। कल फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स के बारे में
बात हुई थी। ये फाइटोप्लैंक्टन्स पादप होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, और जू प्लैंक्टन्स उसमें ऐसे एनिमल जिनमें जो बहुत ही हल्के होते हैं, जिनको चलने में जो चल नहीं पाते, पानी के ड्रिफ्ट के सहारे चलते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स को जू प्लैंक्टन्स ने खाया, जू प्लैंक्टन्स को छोटी मछलियों ने खाया, और कार्निवोरस और कार्निवोरस और इनको बड़ी कार्निवोरस ने बड़ी मछलियों ने खाया, और इसको लास्ट में शार्क ने खाया। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जू कार्निवोरस में मान लीजिए छोटी मछलियां हैं, जो उनके टैडपोल हैं वो भी जू प्लैंक्टन के उदाहरण। टैडपोल एकदम छोटा सा टैडपोल होता है, वो तैर भी नहीं पाता, पानी की ड्रिफ्ट, पानी की करंट उसको आगे ले जाती है, तो टैडपोल को बड़ी मछलियां खाती हैं। अब ये तो बहुत बेसिक बातें हुई जो हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, तो थोड़ा सा आपका रिवाइज हो गया। इसका इम्पोर्टेंस क्या है ये आपको समझना है। इसका इम्पोर्टेंस, आपसे बात हमने किया था निश के बारे में। निश, निश क्या होता है? किसी भी इकोसिस्टम में हर प्रजाति कौन सी भूमिका निभाता है, क्या उसकी स्थिति है, यानी कि उसका फंक्शनल रोल और उसकी स्थिति, ये दोनों चीजें मिलकर निश डिफाइन करते हैं, निश डिफाइन करते हैं। और फूड चेन किसी भी जीव की, किसी प्रजाति की निश को स्पष्ट करता है, स्पष्ट करता है। ये पहला इंपॉर्टेंस है फूड चेन का। फूड चेन बताता है कि क्या उनके पास, अगर पादप हैं तो उनके पास फोटोसिंथेसिस के लिए प्रॉपर एनर्जी है या नहीं है, और उनकी भूमिका क्या है, उनका रोल क्या है। पहला, रोल के बारे में। दूसरा क्या है, ये रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। उस इकोसिस्टम में उसकी क्या रिलेशन है, वो क्या भोजन बना रहा है या भोजन बन रहा है, ये उसका रिलेशनशिप। यानी और फिर क्या रिलेशनशिप, रिलेशनशिप ये है कि एक जो जीव है या एक जो पादप है वो दूसरे पर सर्वाइवल के लिए कैसे डिपेंडेंट है। और दिक्कत तब आती है जब कोई एक में कमी होने लगती है, कमी होने लगती है, बैलेंस बिगड़ता है। बैलेंस बिगड़ता है तो पूरे इकोसिस्टम में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जो जाकर उस पूरे इकोसिस्टम को खराब करने के लिए जिम्मेदार होता है। मैं आगे कुछ और उदाहरण बताऊंगा जिससे आपको स्पष्ट होगा कि ये बैलेंस कैसे बिगड़ता है। यहाँ आपको एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है जो आपको समझना होगा कि कई बार हमें लगता है कि प्रीडेटर्स या शिकारी का क्या रोल है किसी भी इकोसिस्टम में। प्रीडेटर्स का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है, शिकारियों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है टॉप टू डाउन कंट्रोल में। टॉप टू डाउन कंट्रोल में अगर किसी स्तर पे किसी जीव की संख्या बहुत बढ़ जाती है तो वो इकोसिस्टम में बैलेंस को खराब करता है, और खराब ही नहीं करता है बल्कि असंतुलन पैदा करता है। और वो असंतुलन जब बढ़ता जाता है तो पूरे पर्यावरण के लिए घातक होता है। इस बात को हमने यहाँ दिखाया, इस चित्र में दिखाया है। आप देखिए कि ये आर्कटिक क्षेत्र के वृक्ष हैं, और इनको वहां पे रेंडियर्स ने खाया, या वहां के जो लेवल 2 के जो जीव हैं उन्होंने खाया। और उनको खाते हैं जो बड़े शिकारी होते हैं। ठीक है, दाहिनी तरफ जो स्थिति है वो बैलेंस इकोसिस्टम की बात कर रहा है। यहाँ जो पादप हैं उनका घनत्व तो देखिए कितना ज्यादा है, और यहाँ पे पादप है उनका घनत्व तो कम हो गया है। क्यों कम हो गया है, यहाँ से स्पष्ट हो रहा है। ये जो जीव हैं इनकी संख्या संतुलित है, इसलिए संतुलित रूप में इनका भक्षण कर रहे हैं, और इनको खा रहे हैं लेवल 2 के जीव, प्रीडेटर्स, जो शिकारी हैं, जो सबसे एपेक्स प्रीडेटर हैं, जब से जो सबसे शीर्ष पे स्थित मांसाहारी हैं। लेकिन अगर इनको हटा दिया जाए तो क्या होगा, लेवल 2 के जीवों की संख्या बढ़ जाएगी, और बढ़ेगी नहीं
लगभग दोगुनी या उससे भी ज्यादा हो जाएगी। और जब इनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी तो ये क्या करेंगे, पादपों को, इनका इनका भोजन तो ये पादप है, ये पौधे हैं, ये पेड़ है, उनको खत्म करेंगे, उनको उनका भोजन करेंगे। और जब ये खत्म हो जाएगा तो ये पूरा सिस्टम ही खत्म कर देगा। जब आपके पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे, आपके प्रोड्यूसर्स ही नहीं रहेंगे, उत्पादक ही नहीं रहेंगे। तो ये प्रीडेटर्स का रोल है, ये शीर्ष शिकारी का रोल है, ये एक महत्वपूर्ण मैंने बात बताया। आगे और भी हम बातों पर चर्चा करेंगे। एक अभी स्टडी आई थी कुछ समय पहले, जिस स्टडी को अंजाम दिया था यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन की ब्रिटिश काउंसिल इंस्टीट्यूट ने दिया था। ब्रिटिश काउंसिल आप सब लोगों ने सुना भी होगा। और भारत में मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, इन दोनों ने मिलकर एक स्टडी किया था। और उस स्टडी का नाम है नेचर एंड नर्चर इन आर्सेनिक इंड्यूस्ड टॉक्सिटी इन ऑफ बिहार। बिहार में ये स्टडी की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि वहां जो भूजल है उसमें आर्सेनिक की उपस्थिति का पता लगाना। आर्सेनिक एक खतरनाक हैवी मेटल है, एक भारी धातु है, जो कि कैंसर और दूसरी तरह की न्यूरोटॉक्सिक डिसऑर्डर्स फैलाती है। उस अध्ययन में पाया गया कि आर्सेनिक तो वहां बिहार के कुछ इलाकों में बढ़ रहा है पानी में, जो कि स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। और न केवल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, बल्कि फूड चेन को भी खराब कर रहा है, फूड चेन। और जब आपका फूड चेन खराब हो जाएगा तो आपका पूरा इकोसिस्टम क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। और जब फूड चेन डिसबैलेंस हो जाएगा तो हम आप कोई भी किसी के लिए भी सर्वाइवल बहुत मुश्किल होगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी पाई गई थी। अमेरिका और उसके आसपास के जो आर्कटिक इलाके हैं, ये स्टडी थी। और वहां पे काफी काम किया गया ग्रे वुल्फ के बारे में। ग्रे वुल्फ, ग्रे कलर का जो वहां पे वुल्फ पाया जाता है, येलो स्टोन का इलाका है, उनकी संख्या में बड़ी तेजी से कमी आ रही थी। और उस कमी की वजह से वो पूरा इकोसिस्टम तबाह होने लगा था। ये 1920s की बात है। वहां पे ग्रे वुल्फ का इतना बड़ा रोल वहां पे था येलो स्टोन में। जो ग्रे वुल्फ होते हैं 1920 में, ये एपेक्स प्रीडेटर होते हैं, शीर्षस्थ मांसाहारी होते हैं। और इनकी संख्या बहुत कम हो गई थी। इनकी कमी की वजह से वहां इकोसिस्टम में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। जंतुओं की संख्या में कमी हो रही थी, इन्वायरमेंट में प्रदूषण फैल रहा था। 1995 में वहां की सरकार ने एक एक्ट लाया। उस एक्ट का नाम था इंडेंजर्ड स्पीसीज एक्ट। और इस एक्ट के जरिए इनका कंजर्वेशन किया गया, इनका संरक्षण किया गया, इस वुल्फ का। ये वुल्फ जो है ईगल का शिकार करती है, बियर का शिकार करती है, और रेबन, ये वहां के जो जीव हैं उनका शिकार करती है। और जब इनकी संख्या बढ़ी है तो इनके आने के बाद वहां बायोडाइवर्सिटी भी बड़ी तेजी से बढ़ी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि जब उल्फ नहीं था वहां पे, तो जब उल्फ बड़ा शिकारी नहीं रहा तो उसकी जगह एल्क ने ले लिया। क्योंकि उल्फ जो है एल्क को खाता था, तो इनको खाने वाला कोई रहा ही नहीं, तो इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ गई। और ये विस्फोट के कगार पे इनकी पॉपुलेशन पहुंच गई, एक्सप्लोड कर गई इनकी पॉपुलेशन। और इन्होंने क्या किया, वहां पे घास को बहुत तेजी से चरना शुरू किया, ओवर ग्रेजिंग होने लगी। और जब वह घास नहीं थे तो बीवर खत्म होने लगे वहां पे। बीवर एक तरह के वर्चुअली डिसअपियर्ड एनिमल्स माने जाते हैं।
और एल की संख्या जो बढ़ गई उससे और भी दिक्कतें शुरू हो गई। लेकिन जब उल्फ को लाया गया तो एल की संख्या कम होने लगी, क्योंकि उल्फ एल को खाता है। और उसके बाद बीवर की कॉलोनी बढ़ने लगी, इनकी संख्या बढ़ने लगी। और बीवर की संख्या बढ़ने के साथ साथ ये जो स्पीसीज है इनकी संख्या भी बढ़ने लगी, क्योंकि ये दोनों विभिन्न फूड चेन से एक दूसरे से कनेक्टेड थे। और जब उल्फ की संख्या बढ़ी है तो वहां पे कायोटी की संख्या भी काफी तेजी से घटी है, क्योंकि उल्फ न केवल एल का शिकार करता था बल्कि कायोटी के भी शिकार करता था। तो ये दोनों खुल के शिकार करने लगे, क्योंकि इनको खाने वाला कोई नहीं रहा। और ये शिकार करने लगे तो एंटीलोप्स खत्म होने लगे, फॉक्स खत्म होने लगे, और भी जो जो दूसरे जीव हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है वो खत्म होने लगे। तो आप देखिए, एक जो उल्फ है वो इनका भी शिकार करता था, इनका भी और इनका। इसके जाते ही फूड चेन खराब हो गई और इन तीनों को खाने वाला कोई नहीं बचा, और इन्होंने पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन जब दोबारा वुल्फ लाया गया, ये जो प्रीडेटर्स हैं, इनके आने के बाद फिर सिस्टम वहां पे ये सब सरवाइव करने लगे। ये एक उदाहरण है फूड चेन के इंपॉर्टेंस का। अब आइए बात करते हैं फूड वेब की। कोई जरूरी नहीं है कि प्राइमरी उत्पादक को जो जीव खाएगा उस जीव को कोई दूसरा जीव खाएगा। जैसे मान लीजिए, अगर हम बाज की बात करें, बाज चूहे को भी खा सकता है। जब चूहा न मिले या उसका मन करे तो रैबिट को खा सकता है। और जब रैबिट भी न मिले या उसका कुछ और मन करे तो ये ग्रास हॉपर को भी खा सकता है, टिड्डे को भी खा सकता है, या किसी और जीव को भी अपना शिकार बना सकता है। मतलब ये स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप नहीं हो सकती, ये रिलेशनशिप कहीं तिरछी और विभिन्न डायरेक्शंस में फैली हुई हो सकती है। यानी कि जो फूड चेन है वो प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल क्या है? फूड वेव है। फूड वेव, फूड वेव प्रैक्टिकल है। और इसीलिए फूड वेव का कंसेप्ट लाया गया, और जिसमें कहा गया कि एक समुदाय में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं और एक खाद्य जाल बनाती है। जो यहाँ पे जो खाद्य जाल आपको दिखाया गया है उसमें घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को बाज ने खाया। यहाँ पे घास को टिड्डे ने घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को छिपकली और बाज। तो ये जो इंटर कनेक्टेड डिफरेंट एरोज हैं ये फूड वेव को दिखा रही हैं। फूड वेव का इंपॉर्टेंस क्या है? आपका जो इकोलॉजी का इंटरेक्शन है वही डिफाइन करता है एनर्जी फ्लो को और एनर्जी फ्लो के डायरेक्शन को। और इसके अलावा प्रीडेटर और प्रे के रिलेशनशिप को ये बताता है फूड वेव। यानी कि फूड वेव एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल हुआ इकोलॉजिस्ट के लिए, इंपॉर्टेंट जानने के लिए इकोलॉजिकल इंटरेक्शन कैसे हो रहे हैं, वो इंटरेक्शन जो कि एनर्जी फ्लो को डिफाइन करते हैं। कल हमने एनर्जी फ्लो की बात किया था ना। और प्रेडेटर और प्रे के बीच की जो रिलेशनशिप है, इसमें से जब एक जीव या एक कॉर्निवोरस की जब मात्रा बढ़ती है तो दूसरे की घट जाती है, या दूसरे की घटती है तो किसी और की बढ़ जाती है। तो ये जो वेव है ये संतुलित होना बहुत जरूरी है। ये संतुलित होगा तो इकोसिस्टम हमारा संतुलित होगा। किसी भी पारितंत्र में जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, जितनी ज्यादा विविधता होगा, उतना ही आपका फूड वेब कॉम्प्लेक्स होगा। फूड वेब कॉम्प्लेक्स होगा मतलब, कॉम्प्लेक्स का मतलब किसी भी जीव के लिए खाने के ज्यादा ऑप्शंस मौजूद होंगे। जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे उतना ही ज्यादा वो सिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम अस्थायी होगा।
इसमें दो फैक्टर्स हैं जिस पे आपके सवाल बनते हैं कि फूड वेब ज्यादा स्टेबल कब होता है। एक तो फूड चेन की लंबाई, जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी डाइवर्सिटी होगी, जितनी विविधता होगी, फूड चेन उतना ही अधिक विविध होगा, उतना ही अधिक लंबा होगा। और दूसरा, श्रृंखला के जो विभिन्न पोषण स्तर हैं, जो विभिन्न ट्रॉपिक लेवल्स हैं, उनमें कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं कंज्यूमर्स के लिए। जितने ऑप्शंस होंगे उतना ही आपका खाद्य जाल विस्तृत होगा। जो गहरे विशाल सागर होते हैं वहां जीवों की विविधता ज्यादा होती है, और इसीलिए जो गहरे विशाल सागर में खाद्य जाल या फूड वेब भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इसी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से गहरे विशाल सागरों में ज्यादा अस्थायित्व भी देखा जाता है। एक और आपको इंटरेस्टिंग सा उदाहरण बताता हूँ। यूएस में कैलिफोर्निया रीजन में एक बड़ी अच्छी चीज देखने को मिली। यहाँ हमने जो ये दिखाया है, प्लस का साइन का मतलब कि नंबर बढ़ता है, और या डायरेक्टली इफेक्ट करता है, और माइनस का साइन का मतलब कि डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता है। तो ये इस अध्ययन में पाया गया कि जो फिश है, और ये जो फिश है जो ये खाती है, लार्वा को खाती है। किसके लार्वा को खाती है? ड्रैगन फ्लाई के लार्वा को खाती है। अगर इसकी संख्या कम हो जाती है तो इसकी संख्या कम हो जाती है, और जब इसकी संख्या बढ़ जाती है, मतलब लार्वा, मतलब जब बच्चा जब बहुत ज्यादा होगा तो वही तो बड़ा होकर ड्रैगन फ्लाई बनाएगा। और जब ड्रैगन फ्लाई ज्यादा होगा तो ये पूरे सिस्टम को खराब करता है। कैसे खराब करता है? जो पॉलिनेटर्स, जो इंसेक्ट होते हैं ना, वो जो कीट जो कि फूलों के परागण में, पॉलिनेशन में मदद करते हैं, उनको ये खा जाती थी ड्रैगन फ्लाई, खा जाती है। जब ड्रैगन फ्लाई की संख्या बढ़ती है तो पॉन्ड के आसपास, मरीन इलाके के आसपास, वहां पुष्प या फूल बिल्कुल नहीं दिखाई देते थे। और इसका डायरेक्ट रिलेशन था वहां मरीन इकोसिस्टम में फिश की संख्या पे। जब फिश की संख्या कम होती थी तो ड्रैगन फ्लाई की संख्या बढ़ जाती थी। इसलिए बढ़ जाती थी कि फिश तो लार्वा खाता है, जब संख्या कम हो जाएगी तो लार्वा की संख्या अपने आप बढ़ जाएगी, उसका भोजन, इसका भोजन खत्म हो गया। और ये जो लार्वा बढ़ते ड्रैगन फ्लाई बन जाता है। यही ड्रैगन फ्लाई पोलिनेटर्स को खा जाता है, वो कीड़े जो कि पोलिनेशन को जन्म देते हैं। सेंट जॉन्स का इलाका था वहां पे यूनाइटेड स्टेट में। जब इस फिश की संख्या बढ़ाई गई तो लार्वा की संख्या में कमी आ गई और ड्रैगन फ्लाई की संख्या में कमी आई। जब ड्रैगन फ्लाई की संख्या में कमी आई तो अपने आप इन पॉलिनेटर्स की संख्या बढ़ी, और जिससे वहां पे परागण बढ़ने लगा, पुष्प बढ़ने लगे, और वहां का मरीन इकोसिस्टम के आसपास ढेर सारी वनस्पतियां और फूल पौधे ज्यादा तेजी से फ्लरिश होने लगे, सिर्फ फिश की मात्रा को बढ़ाने, फिश की पॉपुलेशन बढ़ाने से। तो ये है आपका जो फूड वेब है, उसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि फूड वेब में जो इंटरैक्शन है कैसे इकोसिस्टम को बेहतर बनाता है और अस्थायी बनाता है। फूड चेन और फूड वेब में अंतर क्या है, इसको जरा ध्यान से सुनते हैं। जो फूड चेन होता है वो सिंगल लीनियर पाथवे होता है, एकदम क्लियर है। और फूड वेब में क्या, इंटरकनेक्टेड पाथवेज हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है। फूड चेन में जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं वो 4 से 6 होते हैं, लेकिन फूड वेब में ढेर सारे होते हैं, ढेर सारे हो सकते हैं। आपने अभी देखा, फूड चेन चूंकि कॉम्प्लेक्स नहीं होता है,
इसलिए ऑर्गेनिजम्स में एडेप्टेबिलिटी और इनकी कंपटीशन को इंप्रूव करने के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। लेकिन फूड वेब में ये एडेप्टेबिलिटी और कंपटीटिवनेस जो है, प्रतिस्पर्धा है ऑर्गेनिजम्स को, उसको इंप्रूव करता है। जो जीव जितना कम्पिटिटिव होगा उतना सरवाइव होगा करेगा, उतनी उसकी संख्या बढ़ेगी। और फूड चेन जो होता है, चूंकि सिंगल लाइन में होता है, इसलिए कम कॉम्प्लेक्स होता है। जो चीजें कम कॉम्प्लेक्स होती हैं, जो बड़ी सीधी होती है ना, जो बड़े सीधे पेड़ होते हैं, उनको आसानी से काट दिए जाते हैं। तो जो सीधा फूड चेन होता है, अगर उसमें थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस होगा तो पूरे टॉपिक लेवल में डिस्टरबेंस हो जाएगा। लेकिन फूड वेब चूंकि कॉम्प्लेक्स होता है, इंटरकनेक्टेड होता है, ढेर सारे चेन्स होते हैं, कोई एक चेन अगर डिस्टर्ब भी हुआ तो बाकी चीजें डिस्टर्ब नहीं होती हैं। तो ये बड़ा अच्छा उदाहरण है